नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। तो आज हमारा यूपी पुलिस एग्जाम का प्रैक्टिस बैच का तीसरा सेट है मैथ का। दो सेट मैंने पहले डाल दिए थे वीडियो, आप उनमें जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आज ये तीसरा सेट है, इसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो भाई, यदि पी और क्यू का अनुपात 5:6 है और क्यू और आर का अनुपात 14:15 है, तो पी और का आर का अनुपात बताना है। देखो भाई, पी और क्यू का अनुपात दिया हमें 5:6 दिया है और क्यू और आर का अनुपात दिया है 14:15। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो सिंपल तरीके से, और भी काफी तरीके हैं, लेकिन सिंपल वाला आप लगाओगे तो पेपर में, क्योंकि दिमाग हमारा पेपर में सिंपल वाले पे ही चलता है। 14×5 = 70, 14×6 = 84 और 15×6 = 90। अब देखो, उसने पूछा है पी और आर का रेशो ये बताना, वही 70। ये जीरो काटोगे तो 7:9 आ जाएगा आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, 7:9। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है, प्रत्येक 15 मिनट में 4 स्टॉप के साथ। अगर हर 15 मिनट में 4 स्टॉप लेगी, यानी कि 15-15 मिनट के 4 स्टॉप लेगी, तो कितना टाइम हो गया? 1 आवर। 1 आवर का स्टॉप ले लिए वही उसने, यानी कि 60 मिनट का या 1 आवर के उसने स्टॉप ले लिए हैं। अब उसने आगे क्या बोला है? बस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, लेकिन डॉक्टर के बिना स्टॉप के बस चलाने से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। देखो, अब स्पीड का रेशो दे दिया हमें, ध्यान से सुनो। इसको ऐसे लिखेंगे, स्पीड का रेशो दे दिया हमें, 50 से कितनी हो जाती है? 60, यानी कि 5:6 हो जाती है। और टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, आपको पता है, 6:1 5 हो जाएगा यहाँ से। अब उसने यहाँ जो बीच का गैप है 1 यूनिट, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? ये 1 आवर दी है। 1 आवर, 1 आवर यानी कि 1 घंटा। अब यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, टाइम 6 घंटे, और यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ये टाइम कितना हो जाएगा? 5 घंटे। अब आगे क्या पूछा है? कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी बतानी है हमने। ये 6 घंटे है और स्पीड अपनी कितनी है? 50। तो 50 की गुना 6 से कर देंगे तो 300 मीटर या 300 किलोमीटर की क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। सभी को पता है डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारी 50 थी, इस तरफ से निकालोगे तो 60 की मल्टीप्लाई 5 से कर देना। यहाँ से भी आपकी कितनी आ जाएगी? 300 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीआई का क्वेश्चन है, वही देखो, ध्यान से देखो। इसने बोला है, ऊपर दिया गया चार्ट 2 वर्षों के कंपनी के अलग अलग प्रकार की प्रदर्शित कारों की वैल्यू दिखाता है। 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन, 2001 में पी प्रकार की, देखो भाई ध्यान से, पी प्रकार की ये वैल्यू है, ये वाला कलर है पी प्रकार का, ये नीचे वाला, ठीक है। और उसने आगे बोला है, उत्पादन 2000 के समान था, 2000 के समान था, यानी कि ये सन 2001 का इस सन 2000 के समान था, यानी कि ये यहाँ तक दिखाई दे रही है हमें ये वैल्यू, यहाँ तक, और ये यहाँ तक वैल्यू बनती है 30। ध्यान से सुन लेना भाई, अब ये वैल्यू बनती है 30, यानी कि ये परसेंटेज में दिया हमें, ये कितनी वैल्यू है? 30% है यहाँ पे। 2001 में पी प्रकार की पी प्रकार की कारों की संख्या बतानी, उत्पादित कारों की संख्या बतानी, वही क्या होगी? 2001 में, ध्यान से सुन लेना भाई, अब 2001 में ये है। 2001 में टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितना है? 4,40,000 है। और यहाँ से कितना निकालना है? 30% निकाल देना है इसका। बस सिंपल क्वेश्चन था, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब 30 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 1 2 और 3 जीरो तो आएंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 13,000, यानी कि 1,32,000 आपका कारों की संख्या आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन दे रखा था। सिंपल डीआई का सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 2024 की शिफ्ट सोल्व करवा रहा हूँ भाई मैं आपको। ठीक है, ध्यान से देख लेना। ये बार ग्राफ दिया है, 2013 में विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में कुल व्यय प्रतिशत विवरण करता है। देखो, यदि विज्ञापन का व्यय 2.55 करोड़ है, विज्ञापन का व्यय, ध्यान से सुनो। विज्ञापन का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ दिया हुआ ये दे रखी, देखो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू है 15%। ठीक है, और इसी 15% की वैल्यू हमें दी है 2.55 करोड़। CR लिख देता हूँ, 2.55 करोड़ दी है। अब उसने आगे क्या बोला है? आगे देखो, तो परिवहन और कर प्रव्यय के बीच वितरण का अंतर बताना भाई। परिवहन और कर, यानी कि टैक्सीज और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ये रहा भाई, और टैक्सीज ये रहा। देखो, ट्रांसपोर्ट की वैल्यू तो है 10% और टैक्स की वैल्यू है 7.5%। दोनों का डिफरेंस बताना तो कितना आ जाएगा? 2.5%। अब ध्यान से देखो, 15% की वैल्यू दी है, 2.5% की वैल्यू हमने बतानी है। ठीक है, ये बतानी है हमने। अब ध्यान से देखो, इसको आप सोल्व करोगे, यानी कि 15% डिवाइड में करके भी कर सकते हो आप, और डायरेक्ट भी कर सकते हो।
अगर मैं इसको 6 से भाग करूंगा तो 2.5% आ जाएगी, और इस वैल्यू को भी मुझे क्या करना होगा, 6 से भाग करना होगा। 1 मिनट के लिए पॉइंट बोल सकते हो आप, 6 चौके 24, एक 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अब ये वैल्यू आ जाएगी लाख में, ठीक है, लाख में वैल्यू आ जाएगी। तो 42.5 लाख आपका आंसर हो जाएगा, 42.5 लाख यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। उसने बोला भाई एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये दे दिया। एक साइकिल सवार इस मैदान के परिगत परिमाप के अनुदिश यानी कि पेरीमीटर के अनुदिश इतनी चाल से इतने मिनट में चक्कर पूरा करता है। ध्यान से सुनो भाई, ये पेरीमीटर निकालने के लिए हमें दिया है। सबसे पहले तो रेक्टेंगल जो है, आयत का परिमाप आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है भाई 2 × L + B, ये होता है आयत का परिमाप। लेकिन उसने हमें क्या दिया है यहाँ पे, स्पीड दे दी। ध्यान से सुन लेना, वो स्पीड दे दी 28.8 किलोमीटर पर आवर में दी है, और टाइम दे दिया हमें, कितना दे दिया मिनट में, 2.5 मिनट, मिनट दे दिया हमें। यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। ध्यान से देखो, अब इसको निकालोगे आप 28.8, ठीक है। देखो आंसर क्या स्क्वायर मीटर में है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 5/18, और 2.5 मिनट का मतलब है मिनट को 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। अब ये आ गया आपका, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10, इसको काट सकते हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 से काटोगे 6 3 18, 8 8 16 और 2 18, ये 3 से कटेगा, 3 × 27, 3 से 18। अब 5 से काटोगे 25, और 5 दूनी 10, अब 2 से काटोगे ये 48। अब ध्यान से सुनो, डिस्टेंस कितना आ गया, 48 × 25 आ गया। 25 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200 मीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या था, परिमाप। परिमाप क्या है, 1200 इजिकल टू 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ का रेशो हमें ये दिया है 8x + 7x। अब 2 से ये कटेगा तो कितना आ गया, 600 इजिकल टू ये आ गया 15x। अब 15 से कटेगा 15 चौके 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई यहाँ से। अब क्या देखना है, मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई, 40 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो कितनी हो जाएगी, 8 चौके 32, 320 आ जाएगी, और 7 चौके 28, ये आ जाएगी 28 280, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करनी है बस इसकी सिंपल, 32 की मल्टीप्लाई 28 से करनी है, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा, 8 3 24 और 1 25, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया पीछे 4 5 9 और 2 8, ये आ गया भाई 896 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ से एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो जब आपको एरिया निकालना है तो लंबाई चौड़ाई का मल्टीपल आएगा L × B का, और L × B का मतलब क्या है, जो भी नंबर आएगा वो आपका 7 और 8 से डिवाइड होने वाला होगा। 7 और 8 से डिवाइड, आप ऑप्शन चेक करोगे तो सिर्फ एक नंबर है जो 7 और 8 दोनों से डिवाइड होता है, बाकी कोई ऑप्शन चेक नहीं होता। लेकिन ये आपका क्वेश्चन लगाने का नजरिया होता है, तो आपको देखना है कैसे सोल्व करना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया डिटेल्ड सॉल्यूशन भाई, इसकी डिटेल कैसे, ये कैसे बेसिक इसका सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो भाई इस क्वेश्चन को। इसने बोला है ये वैल्यू दे दी, एक निशान दे दिया बीच में, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है भाई, और ये प्रूव करना हमें। ठीक है, ये वैल्यू दे दी हमें और ये प्रूव करना है, यानी कि कहना क्या चाहता है ये जो निशान है, इस निशान का तो मतलब है तीनों का, इनका क्यूब करना है, x³ + y³। ठीक है, और ये जो निशान है पॉइंट वाला, इसका मतलब है x³ - y³ है, और हमें ये दिया है ये वाली वैल्यू 2 और 1, यानी कि पहले इन दोनों का माइनस करना है क्यूब करके। इस निशान का माइनस मतलब माइनस, ये दे रखा माइनस वाला x³ - y³, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी। ये तो इस तरफ रहेगा 3, इसको सोल्व करेंगे पहले, x³ यानी कि 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 - 1 7 आ गया। अब 3 और 7 के बीच में ये निशान है, तो इसका मतलब क्या है, इनको प्लस करेंगे हम क्यूब करके। 3 का क्यूब 27 और प्लस इसका क्यूब 343। अब इसको ऐड कर लो भाई, 350 और 20 370 हो गया आपका आंसर। यहाँ से क्या आ गया, 370 आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, 370 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से DI का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लेना। राज्यों A, B और D में पुरुषों की कुल संख्या में दिए गए सभी राज्यों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत होगी। ध्यान से सुन लो भाई, टोटल मेल काउंट करने हैं, और जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें बता देना भाई टोटल मेल कितने हैं, काउंट करके परसेंटेज कितनी है मेल की। देखो ध्यान से देखो, A, B और D में बतानी पहली बात तो ये ध्यान से सुनो। देखो A में मेल कितने हैं, 5। ठीक है, टोटल मेल ए में निकाल रहा हूँ मैं पहले। ए में कितने मेल हैं, 5, टोटल कितने हैं 8, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो परसेंटेज आ जाए, 100 से नहीं सॉरी, ये पॉपुलेशन कितनी दी है 25%।
यहाँ से 25% दी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो यहाँ से इसकी परसेंटेज आ जाएगी पुरुष की। अब देखो 25 पंजा 125, डिवाइड में कितना आ गया 8। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 8 एकम 8 4, यहाँ से आ गया 8 एकम 8 4 अट्ठू पंजा 40, यानी कि 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना, टोटल जोड़ के बता देंगे। फिर इसको बी में आ जाओ। अब बी में देखो दो 3 मेल है, टोटल कितने हैं 4, 3 + 4 यानी कि गुणा कितना है और 20, यहाँ से 4 पंजे 20, ये तो टोटल 15% आ गया, यहाँ से 15। और सी देखते हैं अभी, यहाँ से सी यानी कि डी जो है हमारा, डी में 3 मेल हैं, टोटल कितने हो गए 8, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। अब ध्यान से देखो 1/8 होता है 12.5, तो से नहीं, यहाँ कितना है 12, ध्यान से सुन लेना, ये वाली परसेंटेज लेनी है आपको जो दे रखी है इसने, 12%। यहाँ मल्टीप्लाई कर 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कि 9/2 का मतलब है 4.5। अब ध्यान से सुन लो भाई, 4.5 आ जाए। अब इसका टोटल बताना हमें जोड़ के, 15 15 30 पॉइंट समथिंग, और 30 और 4 कितना हो गया ये 34.5 हो गया। ठीक है, 15 15 30 और 34.5 हो गया। अब ध्यान से देखो 34.5 से ज्यादा आएगा तो यानी कि कितना आएगा, बी ऑप्शन आएगा आपका, बी 35.1, क्योंकि बाकी सब 34 पॉइंट से नीचे हैं, तो एक ऑप्शन बचता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिर से डीआई का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। केंद्रीय कोण, कॉर्पोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण में लगभग संख्या कितनी होनी चाहिए। केंद्रीय कोण बताना किसका, कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट क्षेत्र का, ये है कॉर्पोरेट क्षेत्र का है 34%, और केंद्रीय कोण होता है कितना 360, 360 का 34% निकालना बस हमें यहाँ से। ये हो गया। अब 36 की मल्टीप्लाई 34 के साथ ईमानदारी से करके आंसर लिख सकते हो आप। डिवाइड में बने 6 चौके 24 का 4, और लगभग में बताना, लगभग 6 चौके 24, 2 6 4 3 12 और 2 14, 3 6 18, 9 और 1 10, 4 8 4 12, 2 और 1। अब यहाँ पॉइंट लगेगा तो 122.4 आ जाएगा। देखो अब ये 5 से बड़ा होता तो 123 लिखते, लेकिन 5 से बड़ा नहीं तो 123 नहीं लिख सकते। अब ये 5 से छोटा है तो 122 आंसर होगा आपका, यहाँ से आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखो भाई, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है भाई, 40% अधिक है उसका, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ हो सके। ध्यान से सुनना भाई, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आप लगाओ सक्सेसिव x + y + xy अपॉन 100 और इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से सुनो, 40% अधिक किया है तो +40, छूट देनी है हमें, छूट -y, यहाँ -40 गुणा y अपॉन में 100 इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है 12%। इस 40 को परली तरफ भेजोगे, यहाँ 12 घटेगा तो -28 हो जाएगा। देखो इसको काटोगे तो 2/5 आ जाएगा, -y -2y/5, और इस 40 को परली तरफ यहाँ से घटाओगे 12 में से, तो माइनस का 28 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ -28। अब यहाँ से एलसीएम लोगे 5 5y - 2 7y हो जाएगा यहाँ से, और डिवाइड में 5 इज इक्वल टू -28। 7 से काटोगे 4 पर, 5 की पहली तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 20%, यानी कि y कितनी छूट देनी चाहिए आपको, 20% की छूट देनी चाहिए। इससे इजीएस्ट तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बता दिया, नहीं तो बहुत छोटा तरीका है, एक ही लाइन में हो जाएगा ये सक्सेसिव हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करते रहना है अपने पेपर तक ताकि आप अच्छा स्कोर ऊपर कर पाओ। देखो एक वस्तु को 1700 में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है, ध्यान से सुन लेना, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। 1700 में बेच दे, 15% की हानि होगी, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है 85% की, निकालने किसकी 20% लाभ के बाद कितने की बेचेंगे 120 की हो जाएगी वो। ठीक है, अब इसको काटो 17 कम 17, ये 100 आ गया, 17 पंजे 85, 5 से काटोगे तो कितना आ गया 20। अब 20 की 12 दूनी 24 और 2 जीरो 2400 आ गया आपका एसपी। यहाँ से 2400 रुपये में उसे बेचना होगा 120%, यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए 2400 रुपये में बेचना होगा। सिंपल क्वेश्चन था, वन लीनियर क्वेश्चन बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक पुस्तक विक्रेता ने 10% की हानि पर कोई चीज बेची, उसे 1080 में अधिक बेचा तो उसे 10% का लाभ होता, पुस्तक का लागत मूल्य बताओ भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, 10% हानि होती, फिर उसने कुछ वैल्यू में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 20%। देखो मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या। अगर मान लेते हैं हम कोई वस्तु 100 रुपए की, उसको पहले 10% लॉस हुआ, यानी कि वो 90% की बिकी। ठीक है, यानी कि 10 का लॉस हुआ, फिर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ तो वो कितने में बिकेगी 110 में। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20। इसी 20% की वैल्यू कितनी दी है 1080 दी हमें, और हमें लागत मूल्य पूछा है। सीपी कितना होता है अपने आप में 100 होता है, इसका कितने गुना 5 गुना, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ 20 की कितनी गुना आएगी 5 गुना, 0 5 48 5 एकम 5 5400 आ गई आपकी, ए ऑप्शन होगा।
ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको जोड़ देना होता है हमें, और उसी जोड़ की वैल्यू दी होती है ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से कर लेना भाई इसकी प्रैक्टिस, और नोट कर लेना इन पॉइंटों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 और 9 छात्रों का 6.1 है, तो 17 का बताना हमने, ध्यान से सुन लेना। दो दो तरीके बता देता हूँ मैं। एक तो आप पहले ऐसे कर सकते हो, 8 छात्रों का औसत 5.1 प्लस अन्य 9 छात्रों का 6.8 है, तो 17 का बताना है। 17 का कितना है, एक्स है। यहाँ से आप सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, 8 छात्रों का औसत 5.1 है और 9 का है 6.8, और हमें बताना कितने का है, 17 का। 17 का बताना हमें। हम मान लेते हैं कि 17 का 5.1 है, इनमें से एक मान लेते हैं। अब देखो यहाँ कितना चेंज हुआ, 0 का प्लस, यहाँ कितना ज़्यादा हुआ है, 6.8 में से आप 5.1 घटा लोगे तो 1.7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना ज़्यादा हुआ है, 1.7 का। 1.7 का कितने पे, कितने परसेंट पे, 9 पे। डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 17 से। ये आ जाएगा, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, डिवाइड में 10 आ जाएगा, 17 से 17 कटेगा, और यहाँ कितना बन जाएगा, 5.1 और 0.9 बन जाएगा। इसको जोड़ोगे तो आप 6 आ जाएगा, आपका आंसर 6। यहाँ से आपका आंसर होगा 6। उसे सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 7 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 26 है। ध्यान से सुनो भाई, 7 धनात्मक पूर्णांकों का मतलब क्या होता है कि लगातार 7 नंबर, इनका औसत क्या है, 126 है। तो इससे पहले वाला 125, इससे वाला 124, और इससे पीछे वाला 123, और सबसे छोटा पूर्णांक पूछा हमसे, सबसे छोटा। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 123 वाला, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ध्यान से सुन लेना भाई, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे दिया हमें। दूध और पानी का अनुपात यानी कि मिल्क और वाटर लिख देता हूँ मैं, मिल्क और वाटर का अनुपात दे दिया 3:4। अब आगे देखो, 10 लीटर दूध मिला दिया और 10 लीटर पानी, दोनों चीजें सेम क्वांटिटी में मिला दी, तो अनुपात कितना होगा, 4:5 हो गया। ध्यान से सुन लो, 4:5 होगा। अब इनका डिफरेंस चेक करो, एक यहाँ चेक करो, एक ये समान है। अब देखो, ये भी 10 लीटर मिला है, ये भी 10 लीटर, तो यहाँ से 1 यूनिट का फर्क पड़ गया। 1 यूनिट का फर्क किससे पड़ा है, 10 लीटर के कारण। ठीक है, बस ये यूनिट की वैल्यू 10 लीटर आ गई। अब उसने देखो क्या पूछा, प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद थी, तो प्रारंभ में पूरे मिश्रण की बतानी। यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30, और 30 और 40 टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 70 लीटर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 70 लीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप आगे, देखो भाई आगे देखते हैं। ए और बी, ए और बी के दो बारीक खंड है, स्टील के दो बारीक खंड है भाई। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। 60% बढ़ जाता है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, यानी कि 5 से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो 8 हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, 8 बढ़ गया। अब उसने बोला है भाई, बी को ए शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कितना वजन कम होता है। आप ध्यान से सुनो, 8% बढ़ा है, तो वापिस इतना करने के लिए कितना घटाना होगा, 3 घटाना होगा, कितने पे, 8 पे मल्टीप्लाई 100। ध्यान से सुन लेना। अब 1/8 की वैल्यू सभी को पता है 12.5 होती है, तो 3/8 की क्या हो जाएगी, 37.5 हो जाएगी आपकी परसेंटेज वैल्यू। तो 37.5 आपका बी ऑप्शन होगा इसका। समझ में आ गया हुआ उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इनका, तो माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है ऐसे क्वेश्चन की। अब देखो, ये क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। देखो ये क्वेश्चन 100 थी कोई चीज, वो 4 गुनी होगी अपनी आपकी, 4 गुनी, तो कितना ब्याज मिला उसको, 300 रुपए का। और ये 300 रुपए का कितने वर्षों में मिला, 20 वर्षों में। एक जीरो से एक जीरो काटोगे, 2 से काटोगे तो कितनी आ गई, 15% की जो रेट आ गई आपकी, 15% की रेट। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल मेंटली सोल्व कर सकते हो आप, लेकिन फिलहाल के लिए आप, ये पता नहीं मुझे तैयार हो के नहीं हो, लेकिन ये है मेंटली क्वेश्चन सोल्व करने के। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखो, 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। ध्यान से सुनो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीपी और एमपी का हम रेशो लगाते हैं, यानी कि छूट देने के बाद भी प्रॉफिट होता है, तो जो या सीपी होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब डिस्काउंट 10% का, तो ये होगा 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 - 10 कितना होगा, 90, और प्रॉफिट 100 + 10 यानी कि 108। इसको काट सकते हो 18 से, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108। अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है कितने पे, 5 पे, गुना 100, काटोगे तो कितना होगा, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है सीपी से एमपी, 20% का, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया बी।
ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बेसिक। इसको मैं बता तो आपको बहुत सारे तरीक़ों से सकता हूँ, लेकिन आपको इसी से सोल्व करना है। जब भी आपको छूट देके लाभ मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से सोल्व करना है, सीपी और एमपी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 80 होगा। ध्यान से सुन लेना भाई। ये प्रेजेंट एज का अनुपात दे दिया उसने, 3:2 दे दिया, 3:2। अब ये अब से 10 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से प्लस 10 वर्ष बाद इनका योग कितना है? 80 है। इन दोनों का योग 80। अगर मैं इसको पीछे ले आऊँ 10 वर्ष, तो -10 एक की और फिर -10 एक की, यानी कि दोनों की 10-10 घट जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। यानी कि 12 पंजे 60, 12 गुना। अब इसकी गुना यहाँ 12 कर देंगे तो 12 दूनी 24। इसकी गुना 12 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 36। एक की 24 होगी, एक की 36 होगी, यानी कि 36 और 24 का अनुपात आ गया। ये ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो 3x और 2x है, 10 वर्ष बाद इनका योग, यानी कि इसमें भी 10 प्लस करोगे, प्लस करके इसमें भी 10 प्लस करोगे तो ये 80 हो जाता है। यहाँ से सोल्व करोगे, 5x प्लस 20x इज इक्वल टू 80, और 5x इज इक्वल टू कितना होगा? 60। x इज इक्वल टू कितना होगा? 12। यहाँ से भी आपकी कितनी आएगी? प्रेजेंट एज 24 और 36 ही आएगी। ठीक है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो आप। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है। ठीक है, उसने उधार लिए हैं, वो 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है। ध्यान से सुनो, प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना। तो यहाँ से हमें किस्त का मूल्य बताना है। ध्यान दो भाई इस पे। देखो, किस्त वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। पहले तो हमें रेट चेक करनी होती है। देखो, रेट रेट हमारी है 4%। इस 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/25 हो जाएगी। देखो, पहली जो किस्त होती है, फर्स्ट जो किस्त होती है, वो 25 से कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। लेकिन जो सेकंड होती है ना, वो इनका स्केयर हो जाती है, ये 625 हो जाएगी, और ये हो जाएगी कितनी? 676। लेकिन हमें किस्त बराबर करनी होती है। यहाँ 676 है, ऊपर पहली वाली 26 है, तो यहाँ 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ 26 से, ये 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये तो हो जाएगी। अगर आप 25 की मल्टीप्लाई 26 से करोगे तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 26, 25 का 150, और हो जाएगी आपका 25 दूनी 50। तो ये आपकी आ जाएगी 650। ऊपर तो आ जाएगी 650, और ये हो जाएगा 676। ये किसके बराबर होगी? अब देखो, उसने जो राशि उधार दी है वो हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल ये और ये दोनों वैल्यू हमारे पास, ये कितनी हो जाएगी? 1275 रुपये। इसको जोड़ोगे तो 1275, ये प्रिंसिपल हो जाएगी। और एक किस्त हमारे पास उसने पूछा है, प्रत्येक किस्त का मूल्य एक का बताना है, तो 676 का बताना है। यानी कि ये जो 3825 रुपये है ना, ये 1275 की वैल्यू है, और हमें 676 की वैल्यू बतानी है। तो ये इसका 3 गुना है। ठीक है, ये इसका 3 गुना है। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपका 2028 आ जाएगा। ये 2028, यानी कि आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये बताना होता है। नहीं तो वैसे हम देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे 25 से जब 26 हुई है, तो यहाँ हमें किस्तें कैलकुलेट करनी होती है। ये देखो 13 का और 2 का मल्टीपल है। अब देखो, ऑप्शन में अगर 13 का मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते तो 2 का देख सकते थे आप। इनमें देखो, यूनिट डिजिट ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ एक ऑप्शन 2 से डिवाइड होता था, तो डायरेक्ट ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। बाकी सोल्व करना मैंने आपको बता दिया, लेकिन लॉजिक सबका पता होना चाहिए पीछे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 36 है। दो संख्याओं का योगफल 36 है और एचसीएफ 4 है। तो कितने युग्म संभव हो सकते हैं? जोड़े बताने भाई। देखो, एचसीएफ ऐसी संख्या जो दोनों में होती है, यानी कि एचसीएफ ऐसी संख्या है जो दोनों में होती है। ध्यान से सुन लेना भाई। देखो, यानी कि 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 36 है। यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 9। अब यहाँ से हमें पेयर बताने हैं कि उनका सम 9 आना चाहिए। लेकिन ये क्या होते हैं? ये जो पेयर बनते हैं, ये होते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि इनका जो एचसीएफ है ना, वो हमेशा एक आना चाहिए। जैसे 1 और 8 बन सकता है एक पेयर, 2 और 7 बन सकता है, 3 और 6 नहीं बन सकता क्योंकि इनका एचसीएफ एक नहीं है, और 4 और 5 बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 3 पेयर बन सकते हैं, तो यहाँ से कितने पेयर संभव हैं? 3 पेयर संभव हैं। ये तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, एक रेलगाड़ी 23.6 घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर की चाल से चल रहे विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी को 11 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। ध्यान से सुन लेना भाई, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। पहले तो जो रेलगाड़ी है वो 23 की स्पीड से चल रही प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड में, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें लंबाई चाहिए ट्रेन की।
और उसके बाद ये गाड़ी 12.4 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को, जब भी दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, आमने सामने चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। अब ध्यान से सुनो भाई, हमें निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ जो स्पीड निकल लिखेगी वो रिलेटिव स्पीड लगेगी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड। अब देखो भाई, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ट्रेन की स्पीड तो है कितनी, 23.6, और विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 12.4। अब यहाँ स्पीड लेनी है रिलेटिव, यानी कि इनको जोड़ के 23.6 12.4 को आप जोड़ोगे तो 0 5 और 1 6 और 3 36 की स्पीड आ जाएगी, 36 की। लेकिन ये आएगी किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको बदलेंगे पहले मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि टाइम हमें कितना दिया है, 11 सेकंड। यहाँ 11 सेकंड, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो 110 मीटर की आपकी यहाँ लेंथ आ जाएगी ट्रेन की। प्लेटफॉर्म का कुछ नहीं था, सिर्फ ये लाइन ऐसे ही दे रखी थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होती है, ध्यान से सुन लेना भाई। पहले सबसे छोटी को चेक करेंगे हम। जैसे सब जीरो तो होगा नहीं, जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, सबसे छोटी अब भी 120 है यहाँ पे सबसे छोटी। 24 पंजा 120, 48, तो ये 48 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ बच गई 240 से। 240 अब तीनों से डिवाइड होगी, क्योंकि 480 तो फिर बड़ी हो जाएगी। पहले छोटी वाली चेक करनी है हमने। अब छोटी में हमें 240 मिल गया, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे देखो, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12 16 12 15 16 और 18 की पंक्ति में खड़े होने की व्यवस्था चाहता है। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एलसीएम की, 12 15 16 और 18। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो ईमानदारी से ये कर लेना आप। ठीक है, इसको 3 से, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 16, 3 छीक 18। अब जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 5 4 चौके 16 और ये 6। अब ले लेते हैं 2 से, 5 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बस अब इसको गुणा करके लिख देना आपको। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया कितना हो गया 72, और 72 गुना 10 करोगे तो 720। अब देखो, लेकिन इसने आगे क्या बोला, ये हमारा एलसीएम आ गया 720। आगे देखो आप, उसने बोला है यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग की व्यवस्था करें। ठोस वर्ग, वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या बतानी भाई। अब 720 का वो मल्टीपल बताना है जो जिसकी गुणा करें तो हम ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे 5 से। 5 0 0 5 दूनी 10, एक 5 जो 7 35 और एक 3600। देखो 3600 यहाँ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। देखो जो 900 है वो 720 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अगर हम 720 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1440 हो जाएगा, लेकिन 1440 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि वर्ग बनाना है तो उसका एरिया कितना आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसने बोला भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की गति से ट्रेन समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। ध्यान से सुन लेना भाई, यहाँ भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। ट्रेन की गति बतानी है हमें, ट्रेन की गति। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, मैंने मान लिया ट्रेन की जो गति है वो एक्स है, ट्रेन की गति एक्स है, और जो पर्सन चल रहे हैं वो एक 6 घंटे की स्पीड से चल रहा है और एक 5 घंटे की स्पीड से चल रहा है, और समान दिशा में आ रहे हैं, समान दिशा में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, रिलेटिव स्पीड घटेगी, तो यहाँ से घटेगी पहले एक्स घटा 6। ठीक है, ये हो गई हमारी स्पीड। हमें ट्रेन की गति निकालनी है, हमारी होगी स्पीड। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और डिस्टेंस कितना है, समान डिस्टेंस है। अब देखो टाइम कितना लगेगा उसको, एक को लगेगा 11 सेकंड। 11 सेकंड का मतलब चाल दी हमें किलोमीटर पर सेकंड में और समय दिया है 11 सेकंड में, तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से। इज इक्वल टू हो जाएगा किसका, x-5 रिलेटिव स्पीड। यहाँ टाइम कितना लग रहा है, 10/60। देखो 60 से 60 कटेगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 11x-66 इज इक्वल टू 10x-50। इस x को इस तरफ लेके आओगे तो कितना हो जाएगा x, इसको परली तरफ लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये बेसिक कंसेप्ट यही है इस क्वेश्चन का। ज़्यादा पजल नहीं करो, मैं एक रेशो का तरीका और है, वो ज़्यादा पजल हो जाओगे फिर आप उससे। ठीक है, डायरेक्ट करना आप ऐसे एक्स वाले तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करते हैं। कुछ मजदूर मैंने मान लिया वो एक्स हैं, वो एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करते हैं। आगे देखो, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति में 15 चले गए,
इसे 165 दिनों में पूरा किया गया। तो प्रारंभिक मजदूर बताने भाई, ध्यान से सुनो। पहले 15 एक्स मजदूर 150 दिनों में पूरा कर देते हैं, अब 15 चले गए, एक्स माइनस 15 हो गया। तो ये कितने दिनों में करते हैं? 165 दिनों में। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देनी, ये तो होगा 150 एक्स। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 165 एक्स माइनस 165 गुना 15। ध्यान से सुन लेना भाई, इसको परली तरफ ले जाओ और इसको उरली तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 165 गुना 15 और 165 एक्स माइनस 150 एक्स। यहाँ से सोल्व करोगे तो आ जाएगा 15 एक्स, और इस 15 से 15 घटेगा और एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपकी 165। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 165। ठीक है, ये था आपका सिंपल क्वेश्चन एमडीएच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए बी को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है। ठीक है भाई, 10% रेट पर 30,000 रुपये उधार दे दिए। 5 वर्षों बाद बी का बकाया राशि निपटान करने के लिए 40,000 की एक लोट और एक घड़ी लौटाता है। घड़ी का मूल्य बताना, ध्यान से सुनो भाई। 30,000 रुपये यहाँ प्रिंसिपल है, 30,000 रुपये उसने उधार दे दिए। रेट कितनी दे दी? 10%। टाइम कितना दे दिया? 5 साल। अब 5 साल के लिए साधारण ब्याज, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% रेट हो जाएगी, और 30,000 का 50% होता है 15,000 रुपये। अब हमें अमाउंट कितना चाहिए था? 30,000 रुपये ये और 15,000 रुपये ब्याज के, तो टोटल कितने लेने थे? 45,000 रुपये। लेकिन उसने दिए कितने? 40। तो इसमें से माइनस करोगे 40 तो कितने बच गए? 5,000 रुपये बच गए, और 5,000 रुपये के नाम की उसने क्या दे दी? घड़ी दे दी। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो भाई। उसने बोला है ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 15 दिनों में, ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान से सुन लेना भाई। ए प्लस बी करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, और ए प्लस सी करते हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। सबसे पहला काम है यहाँ से एलसीएम लेना, यानी कि 60। ये 6, ये 15 चौके 60, ये 12 पंजे 60 हो जाएगा आपका। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ आता है हमारा 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 3 की एफिशिएंसी 15, 6 और 4 10 5 15। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 15/2 आ जाएगा। अब देखो, अब उसने बोला है भाई ए बी और सी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? टोटल कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? टोटल काम कितना है? 60। 15/2 की यूनिट से 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से काटोगे 4, 4 दूनी 8 दिन में पूरा कर देंगे तीनों मिलके। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ से आपका आंसर आ गया डी, 8 दिन। बिल्कुल प्यार से और सिंपल तरीके से समझा दिया आपको। ठीक है, अब स्पीड बढ़ाने के लिए आप 1-2 स्टेप गायब कर सकते हो, ये आपको अगर कंसेप्ट आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ से क्वेश्चन देखो। यदि आपके पास एक नियमित दुआ 10 फलक है और इसे एक विपरीत फलकों में गुजरने वाले समतल प्लेन के आधार पर काटा गया है। देखो भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन पता नहीं आपके पेपर में दिए क्यों थे उस टाइम पे, लेकिन हर सेट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एक सिंपल सी बात है भाई, जैसे एक हमारे पास ये आकृति है। ठीक है, ये आकृति है एक हमारे पास। जैसे मैं इसको बीच में से काटूंगा, तो इसको अगर मैं बीच में से कट कर दूंगा तो हमारे पास ये 2 आकृति बन जाएंगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली 2 आकृति बन जाएंगी। बस लॉजिकल क्वेश्चन थे। अगर हमारे पास यहाँ देखो सर्कल था तो यहाँ नीचे सर्कल बन गया। अगर यहाँ पेंटागोन होती है यानी ये पंचभुज होती तो ये पंचभुज बनता। और ये हमारे पास जो प्रिज्म होता है, यस, इसमें क्या होता है? नीचे पेंटागोन ही होता है, तो यहाँ से इसका आंसर होगा आपका पेंटागोन। तो ये जितने भी क्वेश्चन दिए थे आर शिफ्ट में, ये क्वेश्चन आया था पेंटागोन के बारे में पूछा गया था। इस आकृति को अगर हम बीच में से काटते हैं तो कौन सी किस शेप की आकृति बनती है, या किस शेप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो बनता है? तो पेंटागोन का ही बनता है। इस सारे आंसर पेंटागोन थे। ये पता नहीं दिए क्यों थे, लेकिन दे रखे थे, ये ध्यान से देख लेना भाई। एक मैंने पहले वाली शिफ्ट में जो 26 वाले में आया था वो भी बताया था आपको, कौन को हम 4 तरीके से काट सकते हैं। इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, मैंने सारे बता दिए थे, उनको नोट कर लेना, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 और 16 दोनों से विभाज्य होता है? दोनों से सिर्फ यहाँ 48 होता है। देखो 12 पंजे 60, 16 से नहीं होता, 12 से नहीं होता, 96, 16 से नहीं होता। ठीक है, और 12 से नहीं होता। सबसे छोटा बताना है। सबसे छोटा यहाँ 48 है। ठीक है, वैसे होता तो 96 भी, लेकिन 48 है सबसे छोटा। अगर 48 नहीं होता फिर 96 पर क्लिक कर देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उनसे 2 गुनी गलतियां कर दी। ध्यान से सुन लेना भाई। एक छात्र था, उसने रॉन्ग और राइट का रेशो दे दिया। यहाँ अगर राइट उसने 1 किया तो गलती 2 कर दी, उसने दुगनी कर दी। उसने कुल 48% किए, यानी कि ये जो 3 यूनिट है यहाँ पे इन दोनों का जोड़ी, इसकी वैल्यू दे दी 48, यानी कि 16 गुना। तो यहाँ से राइट कितने किए? उसने 16%।
यहाँ गुना 16 कर दोगे तो आप कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, रॉन्ग 32 कर दिए, ठीक 48 किए। उसने क्या पूछा है, कितने सही किए हैं, तो ए ऑप्शन है यहाँ से उसने ठीक किए हैं आपके 16 क्वेश्चन। तो ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना, ताकि उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके जिनका पेपर अब, जिनका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है, 8 या 9 जून का है। एक्चुअल डेट आपको पता होगी, आप तैयारी कर रहे हो तो। और प्रैक्टिस करते रहो भाई, हमारी तरफ से आपको हम पूरा साथ देंगे पेपर करवाने में, प्रैक्टिस करवाने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।